हेलो क्लास 10, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की आपकी बुक जो है जिसका नाम है आर्थिक विकास की समझ, इसका पहला चैप्टर और चैप्टर का नाम है विकास, ये पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे विकास के बारे में, विकास की परिभाषा, अलग अलग दृष्टिकोण से विकास के क्या मायने हैं और ये किसी व्यक्ति वर्ग या फिर किसी राज्य या फिर किसी राष्ट्र के लिए विकास के अलग-अलग लक्ष्य क्या हो सकते हैं और उनका तुलनात्मक अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं और साथ ही जानेंगे राष्ट्रीय विकास के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। विकास विकास क्या होता है? विकास को हम और किन नामों से जानते हैं? उन्नति, प्रगति, वृद्धि, डेवलपमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तरक्की, हम इन सभी नामों से विकास को जानते हैं। और विकास का मतलब क्या है? किसी चीज का निरंतर बढ़ते जाना, उसके आकार, उसके रंग रूप, उसके मतलब गुणवत्ता में पहले से ज्यादा वृद्धि होना, पहले से ज्यादा और अधिक सुधार होना, इसे विकास कहते हैं। और इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये है जो सबसे पहले टेलीफोन बने थे, तो उस समय टेलीफोन सेट कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे। धीरे धीरे इसके स्वरूप में परिवर्तन होता गया, फिर इस प्रकार के और ये वाले टेलीफोन सेट तो शायद आप लोगों ने देखे होंगे। ये कोड वाले होते थे, इनके साथ तार लगी होती थी। उसके बाद आ गया कोडलेस टेलीफोन। इसको आप कहीं पे भी अपनी गैलरी में, घर के आसपास, जहां तक इसमें एक एंटीना लगा होता था और जहां तक इसकी रेंज होती थी वहां पर आप इसको ले जाके सुन सकते थे। फिर इसकी जगह बाद में ले ली मोबाइल फोन ने। और मोबाइल फोन भी आपको मतलब कई तरह के शेप के, कई तरह के रंग रूप के आपने देखे होंगे। और इस मोबाइल फोन का स्थान अब किसने ले लिया? वो आपके सामने है, स्मार्टफोन ने। और इस प्रकार धीरे धीरे तकनीक में विकास होता गया, तकनीकी विकास होता गया और जहां एक साधारण सा दिखने वाला टेलीफोन था, उसका स्थान अब ले लिया स्मार्टफोन ने। जहां हम पहले अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को या जिससे भी हम बात करते थे, उनको सिर्फ सुन सकते थे, लेकिन आज समय है, आज हम उनको आमने सामने देख भी सकते हैं। बिल्कुल आमने सामने हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इसकी परिभाषा, विकास की परिभाषा। तो इसको अगर परिभाषित करना हो तो हम कैसे कहेंगे? किसी वस्तु अथवा स्थिति में पहले की अपेक्षा, इसको आप ऐसे पढ़ें, पहले की अपेक्षा सुधार होना या मजबूत होना विकास कहलाता है। पहले की जो स्थिति है उसमें बदलाव होकर आगे जाके उसमें मतलब और ज्यादा मजबूती आती है और ज्यादा परिपक्वता आती है, उसे हम विकास कहेंगे। जैसे कि ये 4-5 महीने का बच्चा है, जैसे जैसे ये अपने शारीरिक विकास को हासिल करता जाता है, इसके आकार में, इसके साइज में बहुत फर्क आता जाता है, इसकी हाइट बढ़ती जाती है, इसका बौद्धिक विकास होता जाता है और इसकी परिपक्वता बढ़ती जाती है। तो ये है विकास। अब विकास क्या वादा करता है? इसका मतलब यह है कि अलग-अलग वर्ग के लोगों के लिए वो अपने लिए क्या विकास चाहते हैं, उनके लिए विकास क्या वादा करता है। किसी विशेष वर्ग से संबंधित लोग जो है वो किस प्रकार का विकास अपने लिए चाहते हैं। विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं? इसमें हम सबसे पहले लेते हैं भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। एक ऐसा मजदूर जिसके पास भूमि नहीं है, वो अपने लिए विकास चाहता है, क्योंकि हर एक इंसान जो है, हर एक व्यक्ति जो है वो अपने लिए विकास की कामना रखता है, लेकिन उनकी धारणाएं अलग-अलग हैं, उनके प्रकार अलग-अलग हैं कि वो किस प्रकार का विकास चाहता है। तो हम फॉर एग्जांपल लेते हैं भूमिहीन ग्रामीण किसान मजदूर का एग्जाम्पल। तो वो क्या चाहता है? ऐसा मजदूर काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। एक तो ऐसे है कि उसे रेगुलर काम मिले,
ऐसा नहीं कि 4 दिन काम मिला फिर 10 दिन उसे घर में बैठना पड़े। क्यों? क्योंकि 4 दिन के पैसे तो उसे मिलेंगे, लेकिन अगले 10 दिनों के जब वो घर में बैठा हुआ है, बेकार है, तो उसे पैसा नहीं मिलेगा। तो इससे उसके परिवार का गुज़ारा नहीं होगा। तो उसे विकसित होने के लिए, उसके आय बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उसे अधिक से अधिक मतलब काम के दिन मिले, और उसके साथ ही उसे बेहतर मज़दूरी मिलना भी इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि वो उसी काम के दिन बहुत सारे मतलब पूरा महीना उसे काम मिलता गया, लेकिन मज़दूरी बहुत कम मिली, तो ये भी उसके विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। जितना वो काम करता है, काम के अनुसार उसे बेहतर मज़दूरी मिलना भी उसके विकास के लिए बहुत ही अच्छा मतलब एक अच्छी बात है। फिर है, उसे काम भी अधिक मिल गया और मज़दूरी भी उसे अच्छी मिल रही है, तो वो अपने बच्चों के लिए क्या चाहेगा? ये विकास वो किस लिए कर रहा है? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता-पिता के लिए, अपनी वाइफ़ के लिए। तो अपने बच्चों के लिए वो क्या चाहता है? कि स्थानीय स्कूल, उस गाँव में सिर में जो भी स्कूल है वहाँ पे जहाँ पे उसके बच्चे पढ़ते हैं, वो क्या चाहेगा अपने बच्चों के लिए कि वो स्कूल वहाँ के जो अध्यापक हैं उसे उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, कि मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा हूँ, तो मेरे बच्चों को बेस्ट से भी बेस्ट, अच्छे से भी अच्छी शिक्षा उन्हें हासिल होनी चाहिए। और इसके साथ वो क्या चाहता है, उसके साथ कोई सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके पास भूमि नहीं है, वो मज़दूरी करता है। चाहे छोटे से छोटा इंसान है, छोटे से छोटा मतलब काम करने वाला व्यक्ति है, वो भी एक प्रॉपर रिस्पेक्ट का हकदार होता है, प्रॉपर मतलब एक सही सम्मान का वो हकदार होता है। तो हमें भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि सभी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ऐसा ही वो मज़दूर, भूमिहीन मज़दूर भी चाहता है कि सभी मेरी रिस्पेक्ट भी करें, गाँव में वो भी नेता बन सके। गाँव में कोई चुनाव होता है, कोई पंचायत चुनाव होता है या फिर कोई और किसी तरह का मतलब कोई लोकल बॉडी बनती है वहाँ पे, तो वो चाहता है वो भी उसमें हिस्सा ले। ज़रूरी नहीं है गाँव के किसी बहुत बड़े ज़मींदार को जिसके पास बहुत बड़े-बड़े खेत हैं, वही गाँव का सरपंच बने, मुखिया बने या कोई और किसी पद पर आसीन हो। वो चाहता है कि उसकी भी उसमें बराबर हिस्सेदारी हो। ये उसके लिए विकास है। अच्छा, ये तो हो गई एक ऐसी किसान की बात जिसके पास भूमि नहीं है और जो एक मज़दूरी के लिए अपने लिए क्या चाहता है, अधिक काम के दिन चाहता है, बेहतर मज़दूरी चाहता है, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहता है और साथ ही बराबरी का अधिकार चाहता है। अब हम बात करेंगे ऐसे किसान की जो क्या है, समृद्ध है। ऑलरेडी उसके पास बहुत बड़े-बड़े खेत हैं, बहुत अच्छी उसके पास फसल है, टेक्नोलॉजी है उसके पास बहुत अच्छी। तो ऐसा किसान अपने लिए विकास के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित करता है? उसके लिए विकास क्या है? वो क्या चाहेगा? उसकी जो उपज होगी ना, उस उपज के लिए वो ज़्यादा समर्थन मूल्य चाहेगा। मतलब जिस अनाज को उसके पास मान लो बहुत टन के हिसाब से, टनों के हिसाब से उसके पास फसल आ रही है और अनाज मंडी में जाके जब वो अपनी फसल को बेचता है, मान लीजिए उसको ₹15 प्रति किलोग्राम गेहूँ का मूल्य उसे मिल रहा है। तो वो क्या चाहेगा कि उसे ये ₹20 या ₹17 या ₹16 मतलब 15 से ज़्यादा ही उसे ये समर्थन मूल्य ताकि वो और ज़्यादा विकास कर सके। अच्छा, इसके साथ वो क्या चाहेगा? उच्च पारिवारिक आय। वो चाहेगा कि उसके परिवार की आय मान लीजिए जैसे पिछले साल उसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल 1 या 1.5 लाख उसे फसल से प्राप्त हुआ, तो वो इस बार क्या चाहेगा कि उसकी आय कम से कम 2 ढाई लाख हो जाए, उसमें वृद्धि हो, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो। ये वो अपने विकास के लिए चाहेगा। और साथ में क्या चाहेगा? बच्चों को विदेशों में शिक्षा। अब वो चाहेगा कि अब उसकी मान लीजिए आय भी बहुत अधिक हो गई, सालाना उसकी आय बहुत अच्छी आ रही है उसकी फसलों से, तो वो अपने बच्चों को किसी स्थानीय स्कूल की बजाय, किसी शहर की बजाय डायरेक्ट विदेश में भेजने की इच्छा कर सकता है। ज़रूरी नहीं है सारे ही करें, लेकिन उसकी इच्छा हो सकती है कि उसके बच्चे विदेशों में जाएँ, खूब फर्राटेदार इंग्लिश बोले, बहुत अच्छा नॉलेज उनके पास हो। तो ये उसके लिए विकास के लक्ष्य होते हैं। फिर है ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के विकास के लक्ष्य एक जैसे हो या जो ये 2 अभी उदाहरण हमने देखे, पढ़े, समझे यही उदाहरण सबके लिए एक जैसे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसको हम दूसरे वे में भी जानेंगे जैसे कि
एक ऐसे व्यक्ति को अब लेते हैं जो शहरी है और बेरोजगार युवक है। ऐसा युवक क्या चाहेगा? किसी कारखाने में, किसी ऑफिस में, छोटे-मोटे ऑफिस में उसे कोई भी छोटी-मोटी नौकरी मिल जाए, जिससे वो अपने और अपने परिवार का गुजारा कर सके, ये उसका लक्ष्य रहता है। फिर हम लेते हैं एग्जाम्पल, एक शहर के अमीर परिवार का एक लड़का है, वो अपने लिए क्या विकास चाहेगा? वो तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो नौकरी चाहेगा, या फिर बहुत ज्यादा अमीर किसी औद्योगिक घराने से है तो वो अपने ही उस हो सकता है अपने उस औद्योगिक घराने को और ज्यादा बढ़ाने के सपने देखता हो, उसके लिए वो विदेशी यात्राएं चाहेगा या विदेशों में भी अपने उद्योग को या अपने व्यापार को सेट करना चाहेगा। उसके ख्वाब उससे इस पहले वाले युवक से ज्यादा बड़े होंगे, मतलब लक्ष्य, विकास का लक्ष्य उसका और ज्यादा बड़ा होगा। और साथ में क्या चाहेगा कि वो उसे पूरी तरह की मतलब आजादी तो इन्हें होती ही है हर काम करने की, शहरी अमीर परिवार से है तो वो अपनी मर्जी का व्यवसाय चुन सकता है, अपनी मर्जी से आना जाना, विदेशों में यात्रा करना, हवाई यात्रा करना, ये उसकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं शहर के अमीर परिवार की एक लड़की का। तो ये लड़की क्या चाहेगी? ये चाहेगी कि जो आजादी उसे उसके भाई को मिल रही है कि अपनी मर्जी से घूमना फिरना, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, वो भी वैसे ही चाहेगी, मुझे भी मेरी मर्जी से आने जाने दिया जाए। देर रात तक जो है वो पब में या किसी क्लब में जाकर पार्टी करना, तो वो भी चाहेगी कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ देर रात तक या मतलब अपनी मर्जी से आ जा सकूं। तो वो टोटल हम इसे क्या कहेंगे, मतलब दूसरे अर्थों में कहना चाहें तो वो क्या चाहेगी? अपने भाई की तरह या अपने दूसरे परिवार के सदस्यों की तरह वो भी आजादी चाहेगी हर काम करने की। नेक्स्ट है, अब इसको एक और एग्जांपल के थ्रू हम मतलब इसको मैं समझाने का आपको प्रयत्न करती हूँ। अब इस विकास के लक्ष्य को वेट विकास के लक्ष्य को हम एक और उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। मान लीजिए कोई उद्योगपति है, उद्योगपति आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, कोई मतलब किसी भी उद्योग से संबंधित आप कोई भी उद्योगपति ले सकते हैं। मान लीजिए कोई कपड़ा बनाने की मिल है, या फिर कोई कागज बनाने की मिल है, या कोई आधारभूत उद्योग है, लोहे का सामान, स्टील का सामान, कोई भी उद्योग आप ले सकते हैं। उन उद्योगों में किस चीज की जरूरत होती है? वहां पे जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं ना, उन मशीनों को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? वो बिजली है, बिजली की जरूरत होती है। बिजली से ही ये उद्योग चल सकते हैं। मतलब जितनी ज्यादा बिजली बनेगी उतना ज्यादा इन उद्योगों को फायदा होगा। तो एक उद्योगपति जो है वो क्या चाहेगा? बिजली बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बांध बनाना चाहता है। वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बांध बने, ज्यादा से ज्यादा बिजली का प्रोडक्शन हो, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उससे उसके उद्योग का भी उतना ही ज्यादा विकास होगा। तो मान लीजिए अगर बांध बन जाता है तो बांध बनाने के लिए क्या किस चीज की जरूरत होती है? जमीन की जरूरत। और बांध बनाने के लिए क्या होता है? पानी इकट्ठा करना पड़ता है। तो जो भी बांध का जो भी एरिया सिलेक्ट किया गया है उसके आसपास का एरिया भी क्या हो जाएगा? जलमग्न हो जाएगा। बहुत मतलब बड़े से बड़ा गांव होगा, या कई सारे गांव जो है वो उसमें जलमग्न हो जाएंगे, क्योंकि उस पे पानी की एक झील सी बन जाती है ना, ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है। तो उससे क्या होगा? लोग जो हैं, आसपास के रहने वाले लोग जो हैं, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जो वहां के ग्रामीण है, यहाँ वहां के जो बाशिंदे हैं, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, और वे लोग बेघर भी हो सकते हैं। हालांकि सरकार उन्हें किसी और जगह विस्थापित कर दे, लेकिन फिर भी वो मतलब उस प्रक्रिया में भी समय लगता है। तो एक तरह से वो तो बेघर हो गए, और वे क्या करेंगे? इसका विरोध करना शुरू कर देंगे। और इसके लिए वो धरने, इसके लिए वो रैलियां निकालना, मतलब तरह तरह से अलग अलग प्रोटेस्ट तरह से वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। और जैसे कि एक उद्योगपति चाहता है कि बांध बने और अधिक से अधिक बिजली बने, तो इसके विपरीत जो किसान है, एक किसान की क्या सोच होगी इसमें, जो मतलब इस स्थिति से भली भांति परिचित है कि बांध बनाने से एक तो पर्यावरण को नुकसान होता है, क्योंकि इसमें कई सारे पेड़ पौधों की जो है वो इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। कई मतलब मिनरल्स से मतलब कोई ऐसी चट्टाने जो जहाँ पे मिनरल्स हो, खनिज पदार्थ जहाँ पे भरपूर हो, वो इसमें
डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो कई सारे पशु पक्षियों का भी आवास इसमें छिन जाता है, तो पर्यावरण की दृष्टि से ये भी अच्छे नहीं है। तो ऐसा किसान जो है, जो इन चीजों से भली भांति परिचित है, वो बड़े बड़े बांध की अपेक्षा क्या करना चाहेगा, उसके अपने खेतों में सिंचाई के लिए, क्योंकि बांधों से जो पानी को रोका जाता है उनसे सिंचाई भी की जा सकती है, तो वो छोटा किसान क्या चाहेगा, छोटे चेक डैम, चेक बांध या फिर तालाब बनाए। वो इतने बड़े लेवल पे बांध की उम्मीद नहीं करेगा, वो सोचेगा छोटे से तालाब बना दिया जाए या चेक डैम बना दिया जाए, एक छोटा सा डैम जिसमें मतलब बहुत बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा ना हो और वो पर्यावरण की दृष्टि से भी सेफ हो। वो एक ऐसे विकास मतलब ऐसे इस प्रकार के विकास की वो इच्छा अपने लिए करेगा। तो ये जो अभी हमने चीजें पढ़ी कि एक उद्योगपति क्या चाहेगा, एक भूमिहीन किसान क्या चाहेगा, एक शहरी बेरोजगार, शहरी अमीर घर की लड़की ये किस प्रकार अपने लिए विकास चाहेंगे। तो इन सभी बातों को पढ़ने और सुनने के साथ हमें कौन-सी मतलब क्या पता चलता है, इससे हमें 2 बातें स्पष्ट होती हैं, 2 बातों का पता इससे हमें चलता है। पहली तो ये कि अलग-अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग-अलग हो सकते हैं। भूमिहीन किसान का या भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का लक्ष्य अलग था, फिर एक समृद्धशाली किसान का लक्ष्य अलग था, एक ग्रामीण बेरोजगार का लक्ष्य अलग है, शहरी बेरोजगार का लक्ष्य अलग है, शहरी अमीर परिवार के लड़के का लक्ष्य अलग है, एक उद्योगपति का लक्ष्य अलग है, एक जो छोटा किसान है सिंचाई के लिए उसके विकास का लक्ष्य अलग है। मतलब हर व्यक्ति का अपने विकास का लक्ष्य अलग-अलग होता है। नंबर 2, एक के लिए जो विकास है वही दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक विकास कर रहा है, जब जैसे बाँध वाला ही ले लीजिए आप, एक बाँध जितने ज़्यादा बनेंगे उद्योगपतियों को खूब फ़ायदा होता जाएगा उन्हें, बल्कि सस्ती दरों पे बहुत अधिक मात्रा में बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ दूसरे तबका अगर हम देखें तो उसके बाँध का आस-पास का जो एरिया होगा, जिनके भूमि छिन जाएगी, आवास छिन जाएगा, उनकी खेती छिन जाएगी, उनकी रोज़ी-रोटी छिन जाएगी, मतलब पूरी तरह से वो अस्त-व्यस्त उनका जीवन हो जाएगा। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, धान की खेती हो रही है। धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा क्या होती है, बारिश की ज़रूरत होती है ना? जितना ज़्यादा पे खेतों में पानी इकट्ठा होगा उससे धान की फसल के लिए वो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब बारिश होती है बरसात के मौसम में, मानसून में, तो एक किसान के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वो खिल उठते हैं कि बहुत अच्छी बारिश हो रही है इसलिए फसल भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन शहरी इलाकों में जहाँ यहाँ पे अगर गाँव की आप बात करें ना, तो यहाँ की सड़कें या फिर पगडंडियाँ जो हैं, खेत जो हैं वो मतलब ऑब्वियसली मिट्टी वाली जगह है तो वो पानी जो है वो मिट्टी उसको ऑब्ज़र्व कर लेती है। लेकिन शहरों में क्या होता है, सड़कें पक्की होती हैं, गलियाँ पक्की होती हैं, मतलब मिट्टी वाली पगडंडियाँ या सड़कें वहाँ पे नहीं होंगी, तो वहाँ पे पानी ऑब्ज़र्व नहीं होगा, भूमि के अंदर नहीं समाएगा, तो वो पानी जो है वो धीरे-धीरे बारिश थोड़ी-सी भी बारिश जो है वो बाढ़ का रूप ले लेती है। मुंबई, महाराष्ट्र के हालात आप हर मानसून के सीज़न में टीवी पे देखते होंगे, सुनते होंगे कि वहाँ पे बाढ़ ने ये कहर बरपाया। तो वहाँ ऐसी जगहों पे थोड़ी-सी बारिश जो है वो भी विनाशकारी हो सकती है। तो एक तरफ इस किसान के लिए जहाँ पे ये बारिश विकास उसके विकास के लिए ज़रूरी है, वहीं दूसरी तरफ इन लोगों के लिए ये बारिश जो है वो विनाशकारी है। अब हम जानेंगे आय और अन्य लक्ष्य। विकास से जो आय और मतलब ये विकास किस प्रकार हमारी आय और अन्य लक्ष्यों को निर्धारित करता है। इसमें भी सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में मतलब जो पहला टॉपिक हम करेंगे इसका वो है लोग अपने विकास के लिए क्या चाहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा कि जो भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसका मेन मकसद क्या है? आय प्राप्त करना, आय हासिल करना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आज 10,000 है तो कल को वो सोचेगा 20,000 हो। इस तरह से बढ़ते-बढ़ते उसकी इच्छाएँ और उसके विकास के लक्ष्य जो हैं वो और ज़्यादा बड़े होते जाते हैं। एक तो हमने पढ़ा कि लोग क्या चाहते हैं? नियमित काम चाहते हैं। दूसरा चाहते हैं बेहतर मज़दूरी हो, उन्हें जो मज़दूरी दी जाए उन्हें जो वेजेस मिले वो बहुत अच्छी हो, मतलब उनके काम के मुकाबले उन्हें अच्छा वेतन मिले।
फिर है अपनी फसलों के लिए बेहतर समर्थन मूल्य और उन्हें समानता का भी उनके साथ व्यवहार हो, उन्हें स्वतंत्रता भी हो और उनकी सुरक्षा भी, उनके काम की भी सुरक्षा हो। ऐसा नहीं कि जैसे उनको 10 दिन के लिए काम मिला फिर वो काम जो है वो 20 दिनों के लिए स्थगित हो गया, तो ये असुरक्षित काम कहलाएगा। तो काम की सुरक्षा भी वो चाहते हैं। इसके लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। मान लीजिए आपको किसी गाँव अपने मतलब शहर से, जहाँ आप एक शहर के निवासी हैं और आपको अपने उस शहर से बहुत दूर जाके जॉब मिलती है। तो आप सबसे पहले क्या चीज़ कन्फर्म करेंगे कि जो जॉब आपको मिल रही है, उसमें आपको आय कैसी मिल रही है? इनकम आपकी उसमें क्या है? कितना पैसा आपको मिल रहा है? अगर वहाँ पे पैसा ज़्यादा है, तो आप उस जॉब को स्वीकार करेंगे, अगर पैसा कम है तो आप वहाँ पे जाना पसंद नहीं करेंगे। दूसरा है आपकी फैमिली, अगर आप वहाँ पे अपनी फैमिली को ले जाते हैं, तो क्या फैमिली के लिए वहाँ पे मतलब फैमिली को ले जाने के लिए वहाँ पे वैसी परिस्थितियाँ हैं कि नहीं है? बच्चों के लिए वहाँ पे अच्छे स्कूल है कि नहीं है, जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा सकें? बच्चों के खेलने-कूदने के लिए वहाँ पे पार्क की व्यवस्था है या नहीं, या गार्डन या कोई भी मतलब ऐसा पिकनिक स्पॉट ले लीजिए, मतलब हर तरह का ऐसा वातावरण जो बच्चों को खुश रख सके, अपनी आपकी फैमिली को खुश रख सके। तो क्या ये चीज़ें उस जगह पे हैं या नहीं? ये आप अपने परिवार के लिए देखेंगे। दूसरा तीसरा है, आप जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी जो जॉब है उसकी सुरक्षा है कि नहीं है? मतलब वो सुरक्षित जॉब है कि नहीं है? ऐसा नहीं कि 2-4 महीनों के लिए आपको जॉब मिली फिर आपको भेज दिया उन्होंने। वहाँ पे आप अपनी सुरक्षा देखेंगे। वहाँ पे जो काम करने का माहौल है, आप उसको देखेंगे कि एक शांतिमय माहौल है कि नहीं है, या वहाँ पे बहुत वो बड़ी मतलब खिचड़ी वाला या लड़ाई झगड़े वाला माहौल तो नहीं है, ये चीज़ आप वहाँ पे तय करेंगे। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि वहाँ पे आपको सीखने के अवसर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। सीखने के अवसर मिलेंगे तभी आप आगे उन्नति करेंगे, अदरवाइज़ आप उसी पोस्ट पे हमेशा बने रहेंगे। और आस-पास का माहौल कैसा है? कोई ऐसा तो नहीं है कि टेरर वाला जो आपके परिवार के जान के लिए भी खतरा बन जाए, डाकू, डकैत जहाँ पे ज़्यादा हो, चोरी डकैती की घटनाएँ ज़्यादा होती हों। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर आप क्या करेंगे, अपने लिए जॉब का चुनाव करेंगे। अब आ जाता है हमारे पास टॉपिक राष्ट्रीय विकास। इससे पहले तो हमने पढ़ा कि अलग-अलग वर्ग समुदाय के लोग जो हैं या अलग-अलग सोच के लोग जो हैं उनके लिए विकास के क्या लक्ष्य हैं। अब हम एक राष्ट्र के लिए विकास के लक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न लोगों की विकास की धारणा भिन्न है, तो राष्ट्रीय विकास की धारणा भी भिन्न ही होगी। जैसे लोगों के लिए अलग-अलग धारणाएँ हैं विकास की, वैसे ही ऑब्वियसली वो राष्ट्र के लिए भी अलग ही होंगी। तो राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय कुछ कुछ प्रश्नों पर विचार करना है। मतलब एक राष्ट्रीय विकास जो है ऐसा नहीं है जो किसी एक तबके को लेकर चले, मान लो वो अमीरों को लेकर चले या पूंजीपतियों को लेकर चले, उद्योगपतियों को लेकर चले। एक राष्ट्र का विकास करने का अर्थ है कि उसमें उस राष्ट्र का एक छोटे से छोटा मजदूर और बड़े से बड़ा उद्योगपति या बड़े से बड़ा व्यक्ति जो है वो भी मतलब समान विकास हो उन सबका। तो इसके लिए कुछ प्रश्न होते हैं, उन पे विचार करना ज़रूरी होता है, किसी भी राष्ट्र के लिए, कि क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जाए? एक कहता है कि जी आप बाँध बना दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसके लिए हालाँकि ये जो लक्ष्य जो हैं वो सरकार निर्धारित करती है, तो सरकार क्या देखेगी कि बाँध बनाने से उन्हीं मतलब किस-किस को मतलब नुकसान हो रहा है या किसको फ़ायदा हो रहा है, वो उन चीज़ों का तालमेल बनाएगी और उनको एक बीच का रास्ता अपनाएगी कि ऐसा भी ना हो कि बाँध बनाने से कुछ लोगों की मतलब ज़िंदगियाँ ही तबाह हो जाए, वो आत्महत्या करने पे या सामूहिक मतलब सुसाइड करने पे वो मतलब मजबूर हो जाएँ। तो ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे उन गाँव के लोगों का भी, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, उनका भी कल्याण हो और जो उद्योगपति हैं, उनका भी कल्याण हो। क्योंकि विकास के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, बाँध बनाना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ लोगों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरा है, यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए? सेम वही यही एग्ज़ाम्पल कि दोनों एक-दूसरे के विरोधी है। गाँव वाले चाहेंगे कि यहाँ बाँध ना बने, लेकिन उद्योगपति चाहेंगे कि यहाँ बाँध बने। तो इस ऐसी सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, उसका हल कैसे निकाला जाए? फिर इस
सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? एक ऐसा बीच का रास्ता जो गांव वालों का भी विकास करे और पूंजीपतियों का या फिर उद्योगपतियों का भी विकास करे। नेक्स्ट है, क्या कार्य करने का कोई बेहतर और भी तरीका हो सकता है? मतलब ऐसा विकास के जो भी हमने विकास का लक्ष्य रखा है, हम चाहेंगे कि उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और अगर किसी को नुकसान हो भी रहा हो तो वो नुकसान ना के बराबर हो और वो सहन करने लायक हो। फिर नेक्स्ट है, क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ पहुंचेगा या कुछ को ही? ये वही बात आ गई कि हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका फायदा पहुंचे। जो थोड़े बहुत लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं तो उनको कुछ अनुदान देकर या उनके उत्थान के लिए कुछ और कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। अब हम आते हैं टॉपिक पे कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, उनके विकास की तुलना की जाए, कैसे की जाए कि कोई देश किसी देश से कैसे ज्यादा विकसित है। मतलब ये कैसे निर्धारित किया जाता है कि कौन सा देश विकासशील है, कौन सा विकसित है या कौन सा अविकसित है। ये चीजें हम अगले वाले आने वाले लेसन में पढ़ेंगे कि विकसित क्या होता है, अविकसित क्या होता है और विकासशील क्या होता है। तो अभी हम यही पढ़ेंगे, मतलब यही जानेंगे कि इन देशों की या राज्यों की तुलना, किसी देश में राज्यों की तुलना कैसे की जाती है या विश्व में देशों की तुलना कैसे की जाती है। किसी देश, राज्य अथवा किसी वस्तु की तुलना इस बात पर निर्भर करती है कि तुलना का लक्ष्य क्या है। अब जरूरी नहीं है कि सऊदी अरेबिया में तेल मिलता है, सऊदी अरब में तेल मिलता है, वो तो हम कहेंगे कि वो बहुत विकसित देश है, यहाँ पे तेल नहीं है तो ये बिल्कुल ही अविकसित देश है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे हो सकता है जैसे साउथ अफ्रीका का हम एग्जांपल ले ले, वहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा है, हीरे की खदानें बहुत ज्यादा है, तो वो उस हिसाब से विकसित है। तो मतलब कि ये जरूरी नहीं कि जो एक मिनरल, एक प्रोडक्ट या एक विकास का एक लक्ष्य जो है किसी देश में है वो दूसरे देश में भी वही होना चाहिए। हम ये कहें कि यहाँ पे भी तेल के बड़े बड़े मतलब ये होनी चाहिए, प्लांट होने चाहिए और तभी हम विकसित हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। देश की भौगोलिक परिस्थितियां जो है, वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो भी इन चीजों के लिए उत्तरदायी होता है कि एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कश्मीर में सेब या केसर की खेती बहुत ज्यादा की जाती है, तो जरूरी नहीं है कि असम में या फिर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी सेब की खेती की जाए तभी हम उसको कश्मीर के साथ कंपेयर करेंगे, या एमपी में गेहूं बहुत अच्छा होता है तो हम उसका कंपैरिजन कश्मीर के साथ करें कि वहां पे गेहूं बहुत अच्छा है, तभी आपको हम विकसित राज्य के रूप में लेंगे, अदरवाइज आप अविकसित हैं। ऐसा नहीं है, इसके लिए लक्ष्य होते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से जानेंगे, जैसे एक क्लास का एग्जाम्पल इसमें लिया। इस क्लास में तरह तरह के हाइट के, तरह तरह के बौद्धिक विकास के, तरह तरह के स्वास्थ्य रखने वाले और तरह तरह की ऊंचाई के बच्चे मौजूद हैं। तो इसमें से हम सबसे पहले अगर मान लीजिए ऊंचाई पे, हाइट पे, हम हाइट वाइज हमने बच्चों का आकलन करना है, हम देखेंगे कि कितने बच्चों की हाइट 5 फीट है, कितने बच्चों की 4 फीट है, कितने बच्चों की 4.5 फीट है। फिर है स्वास्थ्य। जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे की हाइट 4 फीट है और दूसरे बच्चे की हाइट 4.5 फीट है तो उन दोनों का स्वास्थ्य ठीक हो। एक का हो सकता है उसे कोई एलर्जी की प्रॉब्लम हो या कोई और बीमारी हो, या ये जरूरी भी नहीं है कि उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्रतिभा। तो जरूरी नहीं है कि एक बच्चा जो है वो खेल कूद में बहुत अच्छा है, वो पढ़ाई में भी वैसे ही हो, या जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है बच्चा, वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छी ड्राइंग करता हो। मतलब प्रतिभा के हिसाब से बच्चे अलग अलग मतलब क्षमताओं वाले होते हैं। कोई ड्राइंग बहुत अच्छी बनाएगा, कोई गाना बहुत अच्छा गाएगा, कोई डांसर बहुत अच्छा होगा, और कोई खेल कूद में बहुत अच्छा होगा, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा। तो अलग अलग मापदंड है इनकी तुलना के भी। नेक्स्ट है, इसी प्रकार जैसे हमने बच्चों का ये तुलनात्मक अध्ययन किया, वैसे ही हम किन्हीं दो देशों अथवा दो राज्यों की भी तुलना कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम ले रहे हैं पंजाब, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े। तो पंजाब में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 26,000 है, जबकि केरल में 22,800 है और बिहार में 5700 है। और पंजाब में शिशु मृत्यु दर 49 है,
केरल में 11 है, बिहार में 60 है। और साक्षरता दर पंजाब की 70 है, केरला की 91 है और बिहार की 47 है। तो इन तीनों राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन करने से हमें क्या पता चलता है, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा विकसित है, किसकी आय सबसे ज्यादा है? पंजाब की 26,000 और केरल की 22,000। और इनकी शिशु मृत्यु दर 49 है। और मतलब इन आंकड़ों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा राज्य विकसित है और कौन सा राज्य अविकसित है और कौन सा मतलब इन तीनों के मुकाबले नंबर 1 पे कौन है। अच्छा, अभी हमने ये जो पढ़ा ना प्रति व्यक्ति आय, ये होती क्या है? प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और शिशु मृत्यु दर मतलब, अच्छा, इसको कुल जनसंख्या, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, कुल जनसंख्या, कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर, कुल जनसंख्या को भाग देंगे हम कुल आय से, जो सॉरी कुल आय से, तो वो हमारे पास आ जाएगी प्रति व्यक्ति आय। सॉरी, मैंने यहाँ थोड़ा सा ये आगे पीछे लिख दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इजी वे में आपको बताती हूँ, कुल आय बटा कुल जनसंख्या, कुल आय बटा कुल जनसंख्या, ये सही तरीका है और शॉर्ट तरीका भी है इसको लिखने का। इससे हमें क्या प्राप्त होती है? प्रति व्यक्ति आय। तो ये प्रति व्यक्ति आय निकालने का तरीका है। फिर नेक्स्ट आता है शिशु मृत्यु दर। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का जो औसत अनुपात होता है उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। और साक्षरता दर, 7 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या, पढ़ी लिखी जनसंख्या का जो अनुपात होता है वो साक्षरता दर कहलाता है। तो ये है अब आपकी असाइनमेंट, आपने इन पर नोट लिखना है, मतलब छोटा छोटा जितनी सी टिप्पणियां, जितनी सी बड़ी टिप्पणी आप लिख सकते हो वो आपने करनी है। पहले है प्रति व्यक्ति आय, फिर विकास, फिर शिशु मृत्यु दर और फिर साक्षरता दर। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही, कल इसका हम जो शेष भाग है उसको पूरा करेंगे। टिल देन गुड बाय।